हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल के साथ हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या इस एडिटोरियल में है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर इस एडिटोरियल की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। नॉट टेकिंग साइड, नॉट और टेकिंग और साइड नहीं ले रहा है। कौन नहीं ले रहा है साइड? सीधी सी बात है, इंडिया में एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, इंडिया की ही बात हो रही है, क्योंकि इंडिया ही आज एक सबसे बड़ा कंट्री उभर कर आया है जिसके पीछे पूरा वेस्टर्न, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोपियन यूनियन, इवन जितने भी वेस्ट कंट्री हैं वो पीछे पड़ी हैं कि भैया आप रसिया की निंदा करो यूक्रेन को लेकर। लेकिन इंडिया क्या करता है? एब्सटेन कर देता है। जितनी भी अभी मीटिंग्स हुई यूएन यूनाइटेड नेशन में, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की हो, जनरल असेंबली की हो, ह्यूमन राइट की हो, हर जगह इंडिया ने क्या किया? एब्सटेन कर दिया, खुद को मतलब वोटिंग से अलग कर लिया। यही चीन ने किया, लेकिन चीन का तो समझ में आता है कि वो रसिया के स्पष्ट साथ में है, स्पष्ट रूप से उसने रसिया को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इंडिया एक महत्वपूर्ण एलाई होने के नाते, एक महत्वपूर्ण मित्र मुल्क होने के नाते पूरा वेस्ट पड़ा है कि इंडिया अगर निंदा कर देगा तो सबसे बड़ी निंदा हो जाएगी। लेकिन इंडिया एब्सटेन कर लेता है और रसिया इसी को अपनी सबसे बड़ी जीत मानता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज का एडिटोरियल है, देखते हैं। इंडिया माइट हैव टू इंगेज मोर डीपली विथ द यूक्रेनियन वार एज द कॉन्फ्लिक्ट डीपन। हो सकता है इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा डीपली इंगेज होना पड़े रसिया और यूक्रेन वार को, जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता जाएगा, गहराता जाएगा। क्यों होना पड़ेगा? सीरियस लेना पड़ेगा। अब सीरियस तो सीधी सी बात है, लेना पड़ेगा। कोई पक्ष, इनका राइटर का मतलब ये है कि या तो आपको यूक्रेन का पक्ष स्पष्ट रूप से लेना पड़ेगा या रसिया का पक्ष स्पष्ट रूप से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वॉर है वो अभी इतने जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। मिनिमम 15 दिन तो और चलेगी, जब तक रसिया पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेता, अपनी वहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना लेता, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। और यही हाल ही में जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात की तो उनकी ये पूरी शर्तें थीं और यूक्रेन ने इन सभी शर्तों को मानने से मना कर दिया कि भैया हमारी सरकार यही रहेगी, हम पूरे उस पर कब्जा नहीं करने देंगे रसिया को। तो ये सब चीज़ें थीं। और अब तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि अभी हम डिफेंसिव मोड में खेल रहे थे, लेकिन अब हम एग्रेसिव मोड में खेलेंगे। तो ये पूरा इशू है। विद द कन्विंसिंग मेजॉरिटी ऑफ 141 of 193 countries, the UN General Assembly voted on Wednesday for resolution that deplored in the strongest term Russia's attack on Ukraine and demanded an immediate withdrawal of Russian troops. तो बुधवार को क्या हुआ? पहले आपको मालूम होगा सुरक्षा काउंसिल में भी इस प्रकार की वोटिंग हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया ने क्या कर दिया था? वीटो कर दिया। रसिया ने जैसे ही वीटो किया तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन जब जनरल असेंबली की बात आई तो जनरल असेंबली में वही प्रस्ताव लाया गया और वो बुधवार को लाया गया और उस पर बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की गई। डिप्लोर्ड मतलब निंदा की गई। किस? स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कड़े शब्दों में रसिया की, किस बात को लेकर कि जो उसने यूक्रेन पर हमला किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि रसियन ट्रूप को तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए। अब रसिया इतना बड़ा मूव लेकर जब तक उस मूव का या जो जिसके लिए उसने किया था, अगर उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक वो लौटने वाला नहीं है, ये तो स्पष्ट है। द रेजोल्यूशन which was discussed in rare special emergency session and under the rubric of uniting for peace, resolution invoked after decade came as a result of an aborted resolution at the UN Security Council which Russia as a permanent member had vetoed। तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन आया वो एक रेयर, मतलब पिछले दशक से रेयर है कि अभी ये आया। पिछले दशक में लगभग कोई एक रेजोल्यूशन आया होगा, तो अभी इस रेजोल्यूशन को लाया गया। और किस चीज़ के अंडर लाया गया? उसका शीर्षक क्या था? रूब्रिक मतलब होता है किसी प्रकार का मंच या किसी प्रकार की एक कहना चाहिए शीर्षक समझ लो, लीडर समझ लो, अलग अलग टाइप से इसका यूज़ होता है। यहाँ पर शीर्षक, तो किस शीर्षक के अंदर इन्होंने
उस रेजोल्यूशन को लाया था यूनाइटिंग फॉर पीस, हम सभी एकजुट हों शांति के लिए। रेजोल्यूशन इन्वोक आफ्टर डेकेड, और ये रेजोल्यूशन लगभग 1 डेकेड के बाद आया है, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया का वीटो पावर होने के नाते, परमानेंट मेंबर होने के नाते रसिया ने उसे क्या कर दिया, वीटो कर दिया, और उस रेजोल्यूशन को कोई परिणाम निकला नहीं। लेकिन अगर हम जनरल असेंबली का, वाइल द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कैरीज लिटिल टीथ, तो यहाँ पर जो जनरल असेंबली का उतना कोई मायने तो है नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, परमानेंट मेंबर है, मानना ना मानना रसिया का हाथ है। लेकिन इसमें थोड़े से लिटिल टीथ, मतलब थोड़ी तो इसमें पोटेंशियल है कि जो रसिया को निंदा कर सके। इट डज रिप्रेजेंट अ कॉमन स्टैंड टेकन बाय द इंटरनेशनल पब्लिक कॉमन विद 96 कंट्रीज साइनिंग अप एज अ को स्पॉन्सर ऑफ द रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर नो डाउट रसिया भले ही चाहे इस चीज़ को माने चाहे ना माने इस रेजोल्यूशन को, लेकिन इस रेजोल्यूशन में थोड़ा तो पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए लगभग 96 कंट्रीज़ को स्पॉन्सर बने और 96 कंट्रीज़ ने अपना इसको समर्थन दिया। मिनिमम ये तो को स्पॉन्सर्स थे, और लगभग आपने शुरुआत में देखा कि 141 कंट्री, 193 कंट्री में से उनने क्या किया, रसिया के अगेंस्ट वोट किया। रसिया रिजेक्टेड द आउटकम एज अ पॉलिटिकल वोट दैट केम ऑफ सीवियर प्रेशर फ्रॉम यूएस and European country that were the driver of the resolution, but it seems clear that it was isolated on the global stage। तो यहाँ पर जो 96 कंट्रीज़ ने को स्पॉन्सर करके जो रेजोल्यूशन लाया, उस रेजोल्यूशन को रसिया ने तो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहा कि भैया ये क्या है, एक राजनीतिक परिणाम है, और उस राजनीतिक परिणाम या राजनीतिक प्रेशर के अंडर किसका राजनीतिक प्रेशर है, यूएस का और यूरोपियन यूनियन का, इन दोनों का राजनीतिक प्रेशर है। और इसी के अंदर आकर जो 96 देश हैं वो को स्पॉन्सर बने, और जो 141 देश हैं उन्होंने रसिया के अगेंस्ट वोट किया। तो ये रसिया का कहना है, और उसने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो रसिया एक आइसोलेट हो गया है, अलग थलग पड़ गया है ग्लोबल स्टेज में, भले ही चाहे यूएस और यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में हो या जो भी हो, लेकिन ऐसा हुआ है। और अगर दूसरे देशों बेलारूस, एर्टिया, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया वोटेड अगेंस्ट द मोशन एंड 35 इंक्लूडिंग इंडिया एब्सटेन। तो यहाँ पर ये 4 या 5 देश, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 देशों ने अगेंस्ट में वोट किया, मतलब साक्षात रसिया के पक्ष में वोट किया। लेकिन 35 ऐसी कंट्री थी जिसमें इंडिया भी शामिल था, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। वाइल द रेजोल्यूशन ऑल्सो डिक्राइड ऑन द रशियन डिसीजन टू रिकॉग्नाइज डोनेट्स्क एंड लुहांस्क एज अ dependent state, representative of member state made it clear that it was the relentless bombing of the Ukrainian city that could not turn a blind eye to। तो यहाँ पर जो रसिया ने कहा था कि भैया डोनेट्स्क एंड लुहांस्क के लोगों पर अत्याचार कर रहा है यूक्रेन, और यही कारण है कि वो इन दो क्षेत्रों को 2 देशों के रूप में मान्यता देता है। तो उसकी निंदा की गई, उसका पुरजोर विरोध किया गया कि भाई ये इस प्रकार के देश नहीं हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि रिलेंटलेस बॉम्बिंग, मतलब जो बॉम्बिंग अनिच्छुक है, उस बॉम्बिंग को रसिया कंटिन्यूसली यूक्रेन पर कर रहा है। उस बॉम्बिंग को भी उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि हम इसे नज़रअंदाज कर देंगे। इंडियाज़ एब्सटेंशन नॉट अ सरप्राइज़, तो इंडिया का जो चुनाव में हिस्सा ना लेना ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, हम पहले से ही जानते थे। मैंने भी पहले अपने एडिटोरियल में इस चीज़ को 100% श्योर कहा था कि इंडिया विल एब्सटेंड 101%, जब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोटिंग नहीं हुई थी तब भी। डिसअपॉइंटेड मैनी वेस्टर्न कंट्रीज दैट हैव बीन लोविंग फॉर शिफ्ट इन द इंडियन पोजीशन। तो यहाँ पर इंडिया का ये डिसीजन कई लोगों के लिए डिसअपॉइंट करने वाला है, जैसे मोस्टली वेस्टर्न कंट्री, क्योंकि उन्होंने बहुत लॉबिंग, बहुत प्रयत्न किया कि इंडिया की ये पोजीशन को हम चेंज कर दें। इन द पास्ट वीक इंडिया हैज़ एब्सटेंड फ्रॉम द 3 वोट, और अगर पिछले हफ्ता की बात करें तो 3 जगह से इंडिया ने अपने चुनाव मतलब जो चुनावी प्रक्रिया थी उससे खुद को अलग थलग कर लिया। पहली थी एट द सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, जहाँ पर वो नॉन परमानेंट मेंबर की तरह इलेक्टेड है। 1 एट ह्यूमन राइट काउंसिल, दूसरा ह्यूमन राइट काउंसिल, एंड अनदर द IAEA ऑन रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ
रसिया, और तीसरा है IAEA, जो भी रसिया के लिए क्रिटिकल था, वहाँ से भी इसने इंडिया ने क्या किया, एब्सटेंड कर दिया। इन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट, एक्सप्लेन, अब मैं जब भी EOB बोलूँ तो आप एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट कि भाई आप अगर पक्ष में वोट करते हैं तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा, विपक्ष में वोट करते हैं तो क्या मतलब निकाला जाएगा, और जब आप उस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेते तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा। तो ये चीज़, इन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट इंडिया UN रिप्रेजेंटेटिव सेड इंडिया इज कॉलिंग फॉर डायलॉग while officials say that India's abstention has given it room to play a role in diplomacy with Russia and Ukraine। तो जब इंडिया ने एब्सटेंशन किया या अलग थलग हुआ चुनाव में, तो उसने उसका तर्क दिया, क्या कहा कि भैया हम अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक रूम बना रहे। किस चीज़ का रूम बना रहे? एक डिप्लोमेसी का रूम बना रहे। ऐसा ना हो कि गुट 1991 वाली दुनिया बन जाए कि पूरी की पूरी धड़ा पूरा का पूरा विश्व दो धड़ों में बट जाए। एक था उस समय के USSR के बीच में और दूसरा था अमेरिका के बीच में। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए खुद को अलग थलग कर लिया कि कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी का रूम बचा रहे। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को ये मान लो कि भाई ये मेरा शत्रु है, वो सामने वाला मान ले ये मेरा शत्रु है, तो ख़त्म काम है। फिर तो आप अच्छी चीज़ भी क्या बुरी तरीके से ही दिखाई देगी। लेकिन कई देशों का अलग थलग पड़ जाना, वो एक आपको वॉल्यूम देते हैं, वो आपको लिक्विडिटी देते हैं कि नहीं, इसके कारण हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रास्ते पर आते हैं। इन जो देश अलग थलग हुए हैं उन देशों के साथ जो आर्थिक, सोशल और जो भी कल्चरल संबंध हैं उनको देखते हुए लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं। दो शत्रु जिन्होंने सोच लिया हो कि भाई हमें तो अब लड़ना ही है, वो कभी डिप्लोमेसी की बात नहीं करेंगे। तो इंडिया ने ये अपना तर्क दिया। In a sign of discomfort with Russian action, the explanation of vote also dropped the earlier reference to the legitimate security interest and include language on respecting the territorial sovereignty of member। तो यहाँ पर अगर रसिया के एक्शन के साथ अगर देखा जाए तो उसमें भी एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तहत भारत ने उसको एक्सटेंड किया। और ये एक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है किसी भी राज्य किसी भी देश की, उसे अगर लगता है कि उसको खतरा हो रहा है तो ये उसका निर्णय है कि वो युद्ध करे या उसका बचाव किस टाइप से करना चाहता है तो करे। और इस केस में भी यही हुआ कि रसिया को ये लगा कि नाटो कंट्रीज़ यूक्रेन को क्या कर रही हैं, मिला रही हैं हमारे अंदर, और हमारे अंदर में मतलब नाटो में शामिल कर रही है यूक्रेन को। और जैसे यूक्रेन नाटो में शामिल होता तो पूरी नाटो की सेनाएं रसिया के बिल्कुल बाजू में जाकर बैठ जाती। तो रसिया को अपना सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, और उसी कारण रसिया की पहली मांग थी कि नाटो देश और यूक्रेन ये निर्धारित करे कि वो कभी भी नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा और नाटो कंट्रीज़ कभी भी यूक्रेन को नाटो का पार्ट नहीं बनाएंगी। और दोनों ने जब ये एश्योरेंस नहीं दिया तो क्या हो गया, हमें युद्ध सामने दिखाई दिया। तो रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हो गया। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने कहा कि भई ये डिप्लोमेसी के लिए हमने रूम छोड़ा। लेकिन अगर रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी सॉवरेनिटी का भी और उसकी सिक्योरिटी का भी मुद्दा था, इसलिए इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया। इंडिया हैज़ ऑल्सो सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन, ऑल्दो इट्स वोट ऑफ एब्सटेंशन इंडिकेट द मोदी गवर्नमेंट स्टिल हैज़ मैनी रीजन नॉट टू वोट अगेंस्ट इंडिया, अ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर दैट हैज़ स्टूड बाय इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई, कई दवाइयाँ पहुँचाई, मेडिकल सप्लाई की, किसके लिए, यूक्रेनियन सैनिकों के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक्सटेंशन भी किया, वोट से खुद को अलग थलग किया वोटिंग से। तो ये दिखाता है कि मोदी गवर्नमेंट के पास कई रीज़न है कि रसिया के खिलाफ वोट ना करे। उसके रणनीतिक स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक रीज़न भी हैं, डिफेंस पार्टनर भी है सबसे बड़ा रसिया, इसलिए भी इंडिया ने खुद को अलग थलग किया। और साथ ही साथ आपने देखा होगा 1998 का जो पोखरण वो हुआ हो, 1971 का जब बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली बात हो, उस हर समय रसिया एक विश्वस्त पार्टनर की तरह खड़ा रहा। जबकि उस समय जो अमेरिका था वो भारत के कितने विपक्ष में था ये हम सभी लोग जानते हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू एंड द ग्लोबल कम्युनिटी एक्सप्रेस इट्स डिसअप्रूवल, हाउएवर इंडियाज डिजायर टू रिमेन एन एब्स्टेंशनिस्ट
पावर इज़ बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर रसिया की निंदा कर रहा है, लेकिन जो भारत है वो अभी भी अपने रुख पर बरकरार है कि वो एब्सटेन ही करेगा वोटिंग की, न रसिया की निंदा करेगा न रसिया की प्रशंसा करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो गए। धीरे धीरे जब डीपेन होती जाएंगी सिचुएशन, यूक्रेन और रसिया का युद्ध बढ़ता जाएगा, तो इस सब चीज़ों में क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया से कि आखिरकार आप क्या कर रहे हो। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड दैट इट नीड टू रिमेन ऑन गुड टर्म विद बोथ साइड। एट प्राइमरी फोकस रिमेन द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि भैया वो दोनों ही साइड से सेफ जोन में रहना चाहती है, दोनों ही यूक्रेन हो या रसिया हो, दोनों के साथ ही अच्छे व्यवहार बनाना चाहती है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पूरे जो भारतीय हैं वो वॉर जोन से बाहर निकल कर आएँ। वाइल एवेक्यूटिंग इंडियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, इट कैन नॉट बी इंडियाज ओनली फोकस इन दिस क्राइसिस गिवन इट्स एस्पिरेशन फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड द ऑब्टक्यूटेड मोटो ऑफ द वसुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पर इनका कहना है, जो राइटर का कहना है कि ठीक है आप लोगों को एवेक्यूएट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी यही प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। जब 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 आप ग्लोबल ऑर्डर में खुद की एक तलाश कर रहे हो, ग्लोबल लीडरशिप को लीड करने की कोशिश कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को एवेक्यूएट करने का सिर्फ प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सबको सामान लेकर चलने वाली बात, इस चीज़ को भी आपको फॉलो करना चाहिए। इट मे कम नेसेसरी फॉर इंडिया टू एंगेज मोर डीपली विथ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप विच इज़ नाउ अ ग्लोबल कंसर्न। और हो सकता है ये बहुत आवश्यक हो जाएगा इंडिया के लिए कि वो डीपली एंगेज करे कॉन्फ्लिक्ट के साथ। किस कॉन्फ्लिक्ट के साथ? जो यूरोप में हो रहा है। यूरोप में नो डाउट, क्योंकि उसका असर तो पड़ेगा। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने के लिए बात मान ली गई है। यूरोपियन यूनियन ने उस चीज़ के लिए थप्पा लगा दिया है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जब डीपली होंगी तो इंडिया को एंगेज होना पड़ेगा इस पूरी की पूरी ग्लोबल कंसर्न को लेकर, जो पूरी विश्व की चिंता है उसको लेकर। और विश्व की चिंता क्या है वर्तमान में? यही है कि यूक्रेन रसिया वार। आपने कई रिपोर्ट देखी होंगी कि इस वॉर से कई कंट्रीज़ में खाने की भी कमी पड़ गई है धीरे धीरे, क्योंकि यूक्रेन को पूरे यूरोप का ब्रेड कहा जाता है। ब्रेड मतलब सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन है पूरे यूरोप में जो सप्लाई होती है वो यूक्रेन से ही होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण नो डाउट हर जगह असर पड़ेगा। तो इंडिया को इंगेज होना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा डीपली। अभी वो क्या कर रहा है, वोटिंग से खुद को एक्सटेंड कर लेता है और दोनों ही चीज़ों को बैलेंस कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। बहुत सी चीज़ें हैं रूस यूक्रेन पर, मैंने कई एडिटोरियल कवर की है। आप चाहें तो पीछे आप जाके देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हो सकती हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ टाइम, लेकिन ये इतने समअप हो गया है पूरे एडिटोरियल में कि आखिरकार क्यों इंडिया एब्सटेन कर रहा है और एब्सटेंशन के क्या परिणाम है और इंडिया क्या इसी पॉइंट पे बरकरार बना रहेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।